हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की जो वीडियो है वो इनफैक्ट थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। मतलब नॉर्मली जो मेरे वीडियोस होती हैं वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मतलब नॉलेजेबल होती है। बट आज जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। बट उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं बैंक की बात करने वाला हूँ, आज मैं एक ऐसे बैंक की बात करने वाला हूँ जो यूएस के चौथे नंबर पे आती थी, फोर्थ रैंकिंग पे थी। बट एक टाइम ऐसा आया जब ये बैंक करप्ट हो गई। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेमन ब्रदर्स की। ठीक है ना। तो ये 2008 में बैंक करप्ट हुई और 2007 तक ये यूएस के चौथे नंबर पे थी, फोर्थ रैंकिंग पे थी ये बैंक। और अगर इसकी एम्प्लॉय की बात करें तो 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे उस वक्त। 20,000 एम्प्लॉय और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो $45 मिलियन का था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जहाज था ये जो अचानक से डूब गया। ठीक है ना। तो अचानक से तो वैसा कुछ नहीं होता, जो होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली ही होता है। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, इसी उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इतने इतने बड़े बैंक होने के बावजूद वो कैसे डूब गए। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं, पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ये बैंक बना कैसे, थोड़ी इसकी जर्नी बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो जर्मनी से तीन भाई जो है वो आते हैं यूएस में और वो एक किराने की शॉप स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, किराने की दुकान जो हमारे मोहल्ले गली मोहल्ले में होती है, किराने की दुकान। तो वैसे ही एक किराने की दुकान स्टार्ट करते हैं और दुकान ठीक ठाक चलने लग जाती है, बिजनेस सही हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इनका जो एक्चुअली उस वक्त क्या था कि जो मेजर जो इनके कस्टमर थे वो कॉटन के फार्मर्स थे। ठीक है ना। तो जो ये फार्मर थे इनके पास पैसा तो होता नहीं था, सेल तो लेमन ब्रदर की ठीक हो रही थी, बट जो मेजर कस्टमर थे वो कौन थे? कॉटन के फार्मर थे। और फार्मर जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं था। तो जैसे वाटर सिस्टम हमारे यहाँ है वैसे ही वाटर सिस्टम वहाँ भी था। वाटर सिस्टम में क्या होता था कि एक सामान के बदले हम दूसरे सामान देते, तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं होते थे, पैसे नहीं देते थे। बट क्या होता था कि अगर एक सामान लेना है तो एक सामान के बदले में हम दूसरा सामान देते थे। ऐसे ही जो कॉटन के फार्मर थे वो उनसे सामान लेकर के उसके बदले उनको पेमेंट न करके उनको क्या करते थे, कॉटन देते थे। अब लेमन ब्रदर्स की ये मजबूरी थी कि वो मेजर कस्टमर वही थे उनके वहाँ पे, तो उनको सामान बेचना ही पड़ता। तो ये मजबूरी थी उनकी, उनको सामान देना और उसके बदले कॉटन लेना। तो वो बोलते हैं ना कि मजबूरी ही कई बारी अपॉर्चुनिटी को दिखाती है। दिखे ना, मजबूरी के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो उसमें भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। जो ठीक से सोचते हैं, समझते हैं, तो हर मजबूरी में भी वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ उनके साथ में। जब उनको कॉटन फार्मर जो थे वो कॉटन देने लग गए तो उन्होंने, अब क्या उनके साथ चैलेंज थी कि एक तो वो जो अपना सामान जो है वो किराने की शॉप वो तो चला ही रहे थे, वो तो उसकी ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे, साथ साथ में उन्होंने कॉटन की ट्रेडिंग भी स्टार्ट की। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने कॉटन के मार्केट में अपना पांव जमा लिया, अपना दबदबा बना लिया। उन्होंने, उनकी मार्केटिंग जो है बहुत ही अच्छी हो गई उनकी कॉटन की। ठीक है ना। तो इसमें उनका कॉटन का बिजनेस भी बिल्कुल चल पड़ा। ठीक है। तो अब एक तो ये किराने की शॉप चली रही थी, साथ साथ में कॉटन वाला बिजनेस भी उनका स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अगर वो सोचते हैं कि नहीं अब कॉटन का तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ और ही है और यहाँ मैं इसका कॉटन का क्या करूँगा, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अब जो आ रहा है उसको आने दो और उसमें फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकालते। उन्होंने इसमें भी उन्होंने रास्ता निकाला और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया बेसिकली। ठीक है ना। तो अभी ये तो चल गया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई, ये तो ठीक ठाक किराने की शॉप पर कॉटन वाला ठीक चल रहा था। अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आई उनकी, लेमन ब्रदर्स की, उन्होंने ये वाला बिजनेस तो एज इट इज रहा, चलता रहा, बट उनका फोकस जो था वो किधर गया? उनका फोकस गया स्टॉक मार्केटिंग के तरफ, बॉन्ड वगैरह के तरफ। ठीक है ना। तो वो उधर अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, वो बिजनेस उन्होंने थोड़ा टेक इन किया, उसमें एंटर करा उस बिजनेस में और उसको टेकअप किया, थोड़ा ऊपर लेकर के आए। ठीक है ना। वो बिजनेस भी उनका, चूंकि बिजनेस फैमिली से थे, स्टार्टिंग उनकी अच्छी थी, फर्स्ट जनरेशन ने बिजनेस देखे थे, दूसरे जनरेशन ने वहाँ से सारी जो थी वो टेकअप किया, नॉलेज वगैरह, और इन्होंने ये वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया ठीक ठाक से। और ये बिजनेस भी उनका बॉन्ड वगैरह भी
चल पड़ा। उसके बाद की जो कुछ 1850s के आसपास में उन्होंने फॉर्मली एक बैंक इनकॉर्पोरेट किया जिसका नाम था लेमन ब्रदर्स 1850s में। ठीक है, उस वक्त बैंक बनी और ये थी इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक में क्या फ़र्क है? जी हाँ, फ़र्क है। नॉर्मल बैंक जो है वो क्या करती है, उसका क्या काम होता है, जैसे हमारे यहाँ है ICICI, HDFC, एक्सिस वगैरह, कोटक, तो इनका क्या काम होता है? इनका नॉर्मली सभी अकाउंट, करंट अकाउंट, कस्टमर्स के अकाउंट्स वगैरह, FDs वगैरह, और नॉर्मल जो ये अपने लोन वगैरह है उनका काम होता है, जो लोन्स, कस्टमर्स को लोन्स देना, होम लोन और ये सब वो, और प्लस सेमी अकाउंट, करंट अकाउंट, FDs वगैरह, इस तरीके का RD वगैरह इनका काम होता है। ठीक है ना। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, उनका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं? उनका काम होता है जो बड़ी कंपनीज हैं उनके फंड रेज करने में हेल्प करती है ये कंपनी, जैसे शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, या कोई बड़ी कंपनी है वो मर्जर इक्वेशन में अगर जा रही है उसमें उनकी हेल्प करना मर्जर इक्वेशन के लिए, या कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो उनके होते हैं उसको, उसमें उनकी हेल्प करना। तो ये सारे काम उनके होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो काम होता है, वो दूसरों को इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, उनकी एक्सपर्टाइज जो होती है वो इसमें होती है। तो लेमन ब्रदर्स भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। ठीक है ना, तो वो इनकी एक्सपर्टाइज जो थी ये इन्वेस्टमेंट में ही थी, ये नॉर्मल पब्लिक ट्रांजैक्शन में वो नहीं थे। अब 2000 के बाद एक ऐसा टाइम आया कि 2000 जो अपना है उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट में FD के रेट जो थे US में बिल्कुल ही डाउन हो गए। स्टॉक मार्केट भी चल नहीं रहा था, ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही डाउन थे, और बिल्कुल ही मतलब वहाँ से रिटर्न्स जो थे बहुत ही लो थे। तो जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या करें, किधर इन्वेस्ट करें ताकि हमें रिटर्न थोड़े हाई मिले। उसी वक्त अच्छा ऐसा कैसे होता है, कब होता है ऐसा? तो ऐसा नॉर्मली क्या होता है, ये हर जगह की, ये हर कंट्री की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, कि वो होता क्या है कि जैसे अगर बैंक के पास अगर सरप्लस फंड आ जाते हैं, बैंक के पास अगर फंड सरप्लस आ जाता है तो वो क्या करते हैं, FD के रेट्स कम कर देते हैं। और जब बैंक के पास एक्चुअली नॉर्मल बैंक क्या करते हैं, वो FD वगैरह करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलते हैं और FDs वगैरह करते हैं। यहाँ से पब्लिक का जो है पैसा वो लेते हैं, वो पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करते हैं, अपने पास रखते हैं, और उसके बदले पब्लिक को इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है ना। लेकिन इस पैसे का वो क्या करते हैं, इस पैसे को वो आगे इन्वेस्ट करते हैं, किसमें? लोन्स वगैरह दे करके। और उधर से जो इंटरेस्ट वगैरह जो आता है, उधर से जो EMI वगैरह जो कस्टमर्स की आती है, उसका जो नेट ऑफ रहा वो इनकी रिटर्न है। यही बिजनेस है बैंक का, एक तरफ से पैसा लेना और दूसरी तरफ मतलब पैसा देना। अब होता क्या है नॉर्मली कि जब बैंक के पास पैसा कम होता है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है तो बैंक क्या करते हैं, FD के रेट्स जो है वो थोड़े हाई कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग FD कराएं, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। लेकिन इसके अपोजिट जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो, इन्वेस्टमेंट में जब ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा हो, या ऑलरेडी सरप्लस कैश उनके पास हो, तो क्या, तो वो इंटरेस्ट रेट डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आगे इन्वेस्टमेंट में कुछ मिल नहीं रहा है, और जो अगर मैं कैश होल्ड करके, अगर मैं फंड होल्ड करके रखूंगा, मतलब बैंक अगर फंड होल्ड करके रखेगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी आएगी, तो वो भी बेयर करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा लो कर देते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट जो है लोगों की वो कम हो जाती है। लोग सोचते हैं कि अरे FD में तो इन्वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं, या बैंक में करंट अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा रख करके कोई फायदा है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहीं और की जाए। ठीक है। तो ऐसा ही यही दौर जो है वो 2000 के आसपास में US में भी आया कि जब इन्वेस्टमेंट में उनको FD वगैरह में कुछ नहीं मिल रहा था, और स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल स्टक था, बहुत ही मतलब कम मूवमेंट थी वहाँ पे, रिटर्न बहुत कम थे। तो फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे वो नए रास्ते निकाल रहे थे कि क्या करें, और बैंकर्स भी उस वक्त क्या कर रहे थे, उनके पास सरप्लस फंड था, तो अभी क्या करना था, उन्होंने उसको फिर होम लोन देना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने होम लोन के ऊपर में अपना फोकस किया कि वो जो पहले क्या था नॉर्मली कि कस्टमर्स को वन शॉट पेमेंट दे करके घर खरीदना होता था, बट ये होम लोन की वजह से क्या हुआ कि जो कस्टमर, ऐसे कस्टमर जिनकी रेगुलर इनकम है, जिनकी कस्टमाइज, जिनकी इनकम ठीक है,
जो प्राइम कस्टमर है, जो रेगुलर जिनकी इनकम है, तो उनको वो लोन दे सकते थे कुछ सर्टेन डाउन पेमेंट करा करके, बाकी का जो है वो लोन दे करके बैंक उनको घर के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही थी। तो उस वक्त ऐसा ही हुआ 2000 के बाद, फिर बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे। अच्छा, उस वक्त गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रमोट किया और लोगों को ये बोला कि हाँ ठीक है आप घर ले सकते हैं, और बैंक्स को भी प्रमोट किया, दोनों को ही मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, पब्लिक को भी और बैंक को भी होम लोन के लिए। तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो कि वैसे तो उनके उनके ठीक थी, बट वन शॉट पेमेंट करना मुश्किल था, ठीक है ना, जो घर का जो पैसा था वो वन शॉट पेमेंट करना मुश्किल था। तो इसके लिए बैंक ने अब ऑफर दिया ही था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो आने लग गए और लोन के लिए अप्लाई करने लगे, लोन लेने लग गए। तो ये वाला सिस्टम चलने लग गया, ठीक है। अब ये वाली बात धीरे 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 लोगों को, जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी पता लगी, जो इन्वेस्टर बैंकर थे उनको भी पता लगी। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बिजनेस है ये तो, ठीक है, क्योंकि बैंक अब लोन दे रहा है तो इसको क्यों ना इन कैश किया जाए। अब हमारा जो ये जो लेमन ब्रदर्स था ये भी इन्वेस्टमेंट बैंक ही था। इन्होंने क्या किए कि 2-3 जो छोटी छोटी एनबीएफसी थी वहाँ की, उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है, और उसके थ्रू ये फंडिंग स्टार्ट करी इन्होंने। एक तो काम ये किया इन्होंने कि छोटी जो एनबीएफसी थी उनको परचेज करके और वहाँ से फंडिंग स्टार्ट की। दूसरा काम जिन्होंने जो किया वो ये था कि नॉर्मल बैंक्स जो थे, जो होम लोन दे रहे थे, उनके पोर्टफोलियो को इन्होंने परचेज करना स्टार्ट किया। अब ये मार्केट में पहले इन्होंने स्कोप देखा कि इससे क्या रिटर्न मिल सकता है। उन्होंने सारा रिसर्च किया और उनको पता लगा कि हाँ ठीक है, अभी जो पीछे के जो इन्वेस्टर्स, जो बाकी के जो बड़े जो नेटवर्थ वाले कस्टमर हैं, वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट में, तो ये मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये इनका काम इन्वेस्टमेंट का था, लोगों को इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक से जो थे, नॉर्मल बैंक्स थे, उनसे पोर्टफोलियो परचेज किया, ठीक है ना। पोर्टफोलियो परचेज किया मतलब उन्होंने कुछ सेट ऑफ कस्टमर, जैसे 100, 200, 500 का एक बंच बनाया कस्टमर का, और ये 200, 500 कस्टमर, 1000 कस्टमर को उन्होंने परचेज किया बैंक से। उनकी जो भी लोन अमाउंट था उनको पे किया और उनको टेक ओवर कर लिया। किसने? इन्वेस्टर बैंकर ने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो रेटिंग एजेंसी थी उससे उन कस्टमर्स का ये इस जो पोर्टफोलियो था उसकी रेटिंग कराई। अब जब बैंक लोन देती है, और उस वक्त जो लोन दे रही थी तो वो तो बिल्कुल ही ठोक पीट के दे रही थी, बिल्कुल ही अच्छे कस्टमर, जो प्राइम कस्टमर थे उनको ही दे रही थी, कि जिनकी रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करके वगैरह सब कुछ, जो इनकम उनकी चेक करके, रिपेमेंट कैपेसिटी वगैरह चेक करके, पीछे के ट्रांजेक्शंस वगैरह देख करके वो दे रही थी। तो वो ऑब्वियसली उसकी रेटिंग ठीक आनी थी, तो रेटिंग ठीक आई, AAA की रेटिंग आई। तो AAA की जब रेटिंग आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर ने जब रेटिंग कराई तो AAA की रेटिंग आ गई। आगे फिर उन्होंने जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे, जो मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे इन्वेस्टमेंट की, उनको उन्होंने ये सेल आउट किया और उन्होंने भी ले लिया। उन्होंने देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें रिटर्न अच्छे आने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, कस्टमर भी ठीक है, रिटर्न भी ठीक है। तो उन्होंने फिर वो परचेज किया, किससे? इन्वेस्टमेंट बैंकर से। मतलब 3 चैन बन गया। पहला लोन किसने दिया? बैंक ने। उससे किसने परचेज किया? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर ने। और इन्वेस्टमेंट बैंकर ने क्या किया, फिर आगे जो दूसरे जो इन्वेस्टर्स थे उनको इन्होंने सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे चैन बन गया, ये चलता रहा, ठीक ठाक रहा। अब कहानी खराब होती है 2007 के आसपास में, ठीक है ना। अब इसमें लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। इवन लेमन ब्रदर्स ने भी, अब ये जब उनको लगा कि अरे यार ये तो मार्केट में सेल आउट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ह्यूज लोन उठाए, बहुत ही लोन उठाए, और बड़ा सा लोन उठा करके वो कंटिन्यू लोन इनफैक्ट लिए ही जा रहे थे। लोन लिया, पोर्टफोलियो परचेज किया, आगे बेचा, फिर लोन लिया, पोर्टफोलियो परचेज किया, उससे बड़ा लोन लिया, फिर पोर्टफोलियो परचेज किया, आगे बेचा, ऐसे ये चला ही जा रहा था। 2007 के आसपास में फिर ये क्या हुआ कि अब वो तो ऑब्वियसली हर जगह होता है ना, प्राइम कस्टमर जो थे उनकी जो संख्या थी वो कम होने लग गई, ठीक है ना। यहाँ इनफैक्ट 2-3 फैक्टर हुए। एक तो पहला ये हुआ कि जो प्राइम कस्टमर थे, जितने भी प्राइम कस्टमर थे, ऑलमोस्ट ने लोन ले लिया था। अब उनकी संख्या जो है, उनकी क्वांटिटी जो नंबर्स तो जो थे वो कम होने लग गए प्राइम कस्टमर्स के। अब बैंक को तो फंड करनी थी, बैंक को तो समझ में आ गया था कि मेरा तो ये चल रहा है ठीक ठाक। तो अभी बैंक ने सोचा कि क्यों ना अब जो सब प्राइम कस्टमर है उनको लोन किया जाए। तो अब जो बैंक जो है वो सब प्राइम कस्टमर की तरफ, प्राइम को छोड़ करके सब प्राइम कस्टमर की तरफ गई और इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई कर दिए।
अब इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई कर दिए तो इनको भी, इन्वेस्टर बैंकर को भी लगा कि अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो थोड़ा सब प्राइम कस्टमर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट इंटरेस्ट रेट हाई है तो यहाँ रिटर्न की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने, अब बैंक के लिए ये फायदा था, उनको पता था कि अगर इसमें कुछ होता भी है तो मेरा तो कोई लॉस ही नहीं है, क्योंकि मैं लोन दूंगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे ही इसको परचेज करता है तो मैं लॉस से बाहर, मेरा जो रिस्क है मैं रिस्क से बाहर, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ भी डिफॉल्ट भी होता है तो वो किसका होगा, इन्वेस्टर बैंकर का। तो बैंक तो बिल्कुल सेफ साइड था। बैंक ने सब प्राइम कस्टमर को आंख बंद करके अंधाधुंध फंडिंग शुरू कर दी। अब उनको फंडिंग स्टार्ट करी, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी स्टार्टिंग में वैसे ही जैसे पहले परचेज कर रहे थे उन्होंने वैसे परचेज करते रहे वो, और वो परचेज करके आगे जो पीछे जो इन्वेस्टर्स थे उनको वो बेचते रहे, वो भी परचेज करते रहे। बट उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जबकि ये जो सब प्राइम कस्टमर वाला जो ब्लॉक था वो डिफॉल्ट में आना स्टार्ट हो गया। सब प्राइम कस्टमर जो थे वो डिफॉल्ट में आने लग गए। अब सब प्राइम कस्टमर डिफॉल्ट में आने लग गए तो जो जिनके पास वो ब्लॉक पड़ा था, जो पीछे जो इन्वेस्टर्स थे उनके पास, उनको लगा कि अरे अब ये तो अटकने लग गया, आगे उन्होंने फिर परचेस बंद कर दी, ठीक है ना। अब परचेस बंद कर दी, जो बीच वाले जो थे इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक जो ऑलरेडी परचेस कर चुके थे बैंक से, उनके पास तो वो डबल प्रॉब्लम, जैसे हमारा जो लेमन ब्रदर्स था, मैं स्पेशली अगर इसकी बात करूं, इसने क्या किया लेमन ब्रदर्स ने कि एक तो कि ये कैसे प्रॉब्लम में फंसे कि एक तो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया इसको परचेज करने के लिए, तो इनकी अपनी खुद की ऑब्लिगेशन हो गई। दूसरा, जो ऑलरेडी ये जो परचेज कर चुके थे पोर्टफोलियो, वो आगे मार्केट में बिक नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट स्टार्ट हो गए थे, लोगों को पता लग गया था कि अभी इसमें डिफॉल्ट होने लग गया है, तो कोई परचेज कर नहीं रहा था। उतनी की पोर्टफोलियो इनके पास जो खुद के वाले पोर्टफोलियो थे वो भी खराब होने लग गए, उसमें भी कस्टमर डिफॉल्ट करने लग गए। तो एक तो कस्टमर का डिफॉल्ट और दूसरा जो लोन की ऑब्लिगेशन है वो दोनों साइड से प्रॉब्लम में आ गए ये। अब इनकी डिफॉल्ट बढ़ने लगी। अब ये अपने ऑब्लिगेशन ही मीट नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में जाकर के 2007 में इन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स से हेल्प मांगी। उस वक्त अब इनकी गुडविल काफ़ी अच्छी थी, तो उस वक्त इनको मार्केट में हेल्प मिल भी गई। कुछ इन्वेस्टर्स ने इनको शेयर फंडिंग करी, कुछ पैसे मिले इनको, उससे उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि वो लॉस बहुत ज़्यादा था। अल्टीमेटली 2008 में इन्होंने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी। जी हाँ, 15 सितंबर 2008 को इन्होंने बैंकरप्सी अपनी फाइल करी। और ये कई बैंकर्स के, उस वक्त कई बैंकर्स के पास भी गए, जिन्होंने जैसे बार्कलेस वगैरह को इन्होंने कांटेक्ट किया कि मेरे को थोड़ा हेल्प आउट करो, अगर वो परचेज कर सके इनको या फिर मतलब हेल्प कर सके। बट अब जितना बड़ा जहाज उतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो इतने बड़े कंपनी को तो कौन ही हेल्प कर सकता था, कौन खरीद सकता था, उनको कैसे बाहर निकाला जा सकता था। मुश्किल था किसी भी कंपनी के लिए जो यूएस की 4 नंबर रैंकिंग पे आती हो, जो इतने बड़े नेटवर्क के साथ में, उसको तो कैसे निकाल सकते थे बाहर। मुश्किल था किसी भी कंपनी के लिए। तो कोई भी कंपनी आगे नहीं आई, कोई भी इन्वेस्टर आगे नहीं आया। फिर इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, बट यूएस गवर्नमेंट भी नहीं हेल्प कर पाई उस वक्त, इनको बेल आउट नहीं कर पाई। वो यूएस गवर्नमेंट भी बेल आउट नहीं कर पाई उस वक्त। एक दो और कंपनियां, इनफैक्ट हुआ क्या था कि वो रिसेशन का पीरियड स्टार्ट हो चुका था, तो 2008 में एक दो कंपनी और जो छोटी कंपनी थी उनको तो उन्होंने कर दिया बेल आउट, यूएस गवर्नमेंट ने उनको हेल्प कर दी। बट ये इतनी बड़ी कंपनी थी कि यूएस गवर्नमेंट को भी पता था कि मैं इसको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो वो इसको भी हेल्प आउट नहीं कर पाई, इस लेमन ब्रदर को हेल्प आउट नहीं कर पाई, और लास्ट में ये बैंकरप्ट हो गई। तो सोचिए कि जो कंपनी मतलब यूएस के चौथे नंबर पे आती हो और 164 ईयर ओल्ड कंपनी, 164 साल पुरानी कंपनी, जिसके कि 20,000 एम्प्लॉई हों और $45 मिलियन का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, और वो फेल हो गई। क्यों? रिस्क फैक्टर। लोग कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन, बट कई बारी ज़्यादा रिस्क अगर हो तो वो उसके साथ में वो लॉसेस भी एसोसिएटेड होती है। तो रिस्क बिगेट्स लॉसेस और रिस्क बिगेट रिस्क, ये कह सकते हैं ये। तो ये रिस्क की, अपने रिस्क की वजह से ही ये जो, अगर आप कैलकुलेटेड एक रिस्क लेते हैं तो ठीक है, बट अगर आप अपने कैलकुलेटेड रिस्क को अगर क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और वही हुआ लेमन ब्रदर्स के साथ में। इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क से ज़्यादा रिस्क लिया और ये नतीजन उनको ये बैंकरप्ट होना पड़ा, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। तो आज की ये
वीडियो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो मेरे को लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। अच्छी बड़ी बैंक थी और ये ऐसे बिल्कुल ही मतलब टॉप पे जा करके और नीचे आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे को लगा इस पर बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने बनाया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।